हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इसके ऑब्जेक्टिव्स का 9th पार्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, विच मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आपको पता होगा जनरेटर, ठीक है। जनरेटर का जो एक शाफ्ट होता है वो घूमता है, ठीक है। जनरेटर का शाफ्ट घूमता है और इसके घूमने से ही हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। आपने कई बार शादी वगैरह में देखे होंगे जनरेटर, वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देता है। विच इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है। अब करंट जो कि हम एम्पियर में उसको मेजर करते हैं, एम्पियर, ठीक है। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। उसके बाद विच इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की इकाई क्या है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, ठीक है। ओहम्स लॉ इसके थ्रू आया है, ओहम जो कि साइंटिस्ट का नाम है। व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। देखो, अगर कोई भी सर्किट है, कोई भी कंडक्टर है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं या फिर धारा बोल देते हैं, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। अगर रेजिस्टेंस कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विच इज वेरी गुड कंडक्टर। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। अब देखो, तांबा, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसमें कॉपर के तार होते हैं, तो क्यों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। विच इज मिनरल इंसुलेटर। कौन सा खनिज इंसुलेटर है। अगर आप में इस्त्री देखी होगी तो उसमें माइका का उपयोग किया जाता है। इस्त्री यानी आयरन, ठीक है, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, उसमें माइका का इस्तेमाल होता करते हैं, तो वो होता है मिनरल इंसुलेटर, ठीक है। What is the total resistance if two resistances of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel। देखो, अब 4 ओहम और 6 ओहम का दो प्रतिरोध जो है समांतर जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, और पैरेलल में हमने जोड़ा है, ठीक है, समांतर जोड़ा है, तो उसका फार्मूला आता है, ठीक है। तो इस फार्मूला में हमें वैल्यू पुट करनी है, और 4 और 6 यानी कि दो ही हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर दिए हैं, तो दो रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो फार्मूले में अगर वैल्यू डाल दिए तो देखिए 1/4 और 1/6, क्योंकि हमें पास दो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए हैं, और यहाँ से कुल निकल के आएगा R इज इक्वल टू 10/24, तो हम R की वैल्यू लिख देंगे 2.4, ठीक है। तो 2.4 यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद what is the total resistance if three resistances of 4 ohm, 6 ohm and 8 ohm respectively are connected in parallel। अब हमने क्या किया है, पहले के उदाहरण में दो ही रेजिस्टेंस थे, लेकिन अब हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, ठीक है। एक 4 ओम का, 6 ओम का और 8 ओम का। अगर इनको हमने पैरेलल में जोड़ दिया है तो कुल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखो, इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 1.84 ओम, ठीक है। 1.84 ओम आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। विच इज सेम इन सीरीज कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टर्स इन अ सर्किट। क्या सर्किट में प्रतिरोधों के सीरीज कनेक्शन में समान होता है। मतलब देखो, अभी बात समझते हैं। अगर हमने इस रेजिस्टेंस का अगर वोल्टेज माप लिया तो अलग आएगा, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस का अगर हमने वोल्टेज को मेजर किया वो भी अलग आ सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस का हमने वोल्टेज मेजर किया वो भी अलग आ सकता है। लेकिन इन पूरे के पूरे सर्किट में अगर हमने करंट को मेजर करते हैं तो ये कितना आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो किसी भी सीरीज सर्किट में करंट जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। मतलब धारा जो होती है सेम होती है, लेकिन वोल्टेज चेंज होता है। सीरीज सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। which law states that at constant temperature the current passing through a closed circuit is directly proportional to
पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अभी देखो उन्होंने क्या कहा है, करंट पासिंग थ्रू, मतलब आई, करंट बोले तो आई थ्रू क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अभी हमने ये फार्मूला कहीं पे तो देखा है, वो होता है ओहम्स लॉ। ठीक है, एक ओहम्स लॉ होता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? अगर आई की वैल्यू 11.5 एम्पियर है और वोल्टेज की वैल्यू 380 वोल्ट्स है। अब ओम्स लॉ का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ अगर देखो वी आई इज इक्वल टू वी बाय आर हो सकता है। अगर इसको हम मॉडिफाइड करते हैं तो वी इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं, या फिर आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी बाय आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कौन सी भी चीज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस पूछा है तो हम रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लेंगे, तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई। ठीक है, तो वी कितनी है 380 और आई की वैल्यू है 11.5। इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आर की वैल्यू आएगी 33 ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट? अभी हमें करंट पूछा है, रेजिस्टेंस दिया है और वोल्टेज दिया है। करंट पूछा है तो हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज का, वोल्टेज है 220 अपॉन आर बोले तो कितना है 50 है। ठीक है, अगर 220/50 करते हैं तो आंसर आएगा 4.4। उसके बाद देखते हैं हाउ मच वैट सेकंड इन 1 वैट हावर। 1 वैट घंटे में कितने वैट सेकंड होते हैं? अगर हमें वैट मतलब क्या होता है, देखो वैट में क्या होते हैं, कितना बोले अपने को यहाँ पर हावर। ठीक है, हावर का है तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हावर होता है 3600। ठीक है, हावर 3600 मतलब कैसे, एक हावर यानी कि 3600 सेकंड, ये आपको पता होना चाहिए। और एक हावर बोले तो 60 मिनट भी हो जाता है। ठीक है, एक हावर बोले तो 60 मिनट भी हो जाता है, लेकिन हमें सेकंड बोला है यहाँ पर। तो ठीक है, 1 वैट पर हावर जो है ये हो जाएगा 3600 सेकंड में। ठीक है, वैट सेकंड में हो जाएगा। व्हाट इज द पावर इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट कॉजेज अ करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर? यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बनता है तो शक्ति क्या है? तो ये हो जाती है वैट। एक क्या हो जाती है वैट। ठीक है, पावर ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट कॉज द करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।